हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 108 AITT, 109, 110 इसमें जो लोग फेल हो गए हैं या फिर 110 AITT किन्हीं का छूट गया है, वो लोग 111 AITT में कैसे शामिल होंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि गूगल में ऐसा कहाँ अपडेट आया है, मिनिस्ट्री ने ऐसा साइट पे कहाँ लिखा है, इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मिनिस्ट्री जो है, जो अप्रेंटिसशिप करवाती है, उसने दो दो वेबसाइट बना रखे हैं। ये आपका पहला सर्वर है, इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे, apprenticeship.gov.in। ये आपका पुराना सर्वर है। इस पर आप जाइएगा तो इस पर आपको AITT 110 तक का सारा डेटा दिया गया होगा, ठीक है। 111 का डेटा इसमें नहीं होगा। 110 का जो रिजल्ट आया था उसका भी डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, AITT 110 टॉपर लिस्ट, इस सब ये में आपको मिल जाएगा। लेकिन 111 जो AITT होनी है, देखिए इसमें आपको SOP मिल जाएगा कहाँ तक का, 110 तक का। लेकिन 111 में जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, अब आ रहा है चूँकि 111 का एग्ज़ाम, तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे वाले सर्वर में। दूसरा वाला सर्वर कहाँ से आया? दूसरा वाला सर्वर मिनिस्ट्री ने ये बना कर रखा है, इसका नाम है apprenticeshipindia.org। वो था .gov.in, ये है .org। ध्यान रखिएगा, .org ये नया वाला है। इसमें एंट्री करते हैं हम लोग। इसमें जैसे एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा और आपके सामने यहाँ पे पॉपअप चल रहे होंगे, ये सारे जो चल रहे हैं ऊपर में, ठीक है। तो इसी पे आपको ध्यान देना है। इसी में आपको बताया गया है किस तरह से AITT जो लोग छोड़ चुके हैं या फिर जो लोग फेल कर चुके हैं, उनको कैसे कैसे आगे एग्ज़ाम देना है, इसके बारे में इसी में बताया गया है। या फिर आप लोग यहाँ भी आ सकते हैं। देखिए, आपको दिखाया गया है यहाँ पे अनाउंसमेंट, इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो अनाउंसमेंट में देख लीजिए या फिर ऊपर में जो पॉपअप चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको दिया गया है इसके बारे में कि 108, 109, 110 में जो लोग फेल हुए हैं उनको क्या करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि जो लोग फेल हो गए हैं 108, 109, 110 में, उनको क्या करना है, कैसे वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऊपर में जो लिंक आ रहा है, मैं इसको अभी कलेक्ट करूँगा, यहीं से जाऊँगा मैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये जो लिंक बढ़ रहा है, इसी में आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे वो इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये जो ख़त्म हुआ, फिर दोबारा जब चालू होगा तो इसमें आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर शेड्यूल्ड किया गया है, जिसमें आप लोग देख के समझ पाएंगे। देखिए, SOP फॉर क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट फॉर फेल्ड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं उनके कॉन्टैक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखिए आपका फॉर्मेट खुल के आ गया। इसको आप लोग ओपन करेंगे, जैसे यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, मैं आपको डिटेल सब बता दूँ कि कैसे कैसे इसमें आपके सारे काम होने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इधर चलते हैं और इसको एक बार समझते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बताया गया है। देखिए, SOP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब इसमें आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको करना क्या क्या है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि ये किसके लिए है, तो टू क्रिएट नॉन माइग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन IBM पोर्टल, यानी कि जिन लोगों ने ये पुराने वाले पोर्टल पे अपना लॉगिन ID सारा कुछ दर्ज कर रखा है, यानी .org वाले पे, अब वहाँ से उसको उठा के, और मतलब IBM वाले पे सॉरी, जो GOV वाले पे कर रखे हैं जो लोग पिछले वाले पोर्टल पे, उनका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के इस apprenticeshipindia.org वाले पोर्टल पे नया जा रहा है। मतलब जिसमें हम एंट्री करके आपको सारा कुछ दिखा रहे हैं, उसमें सारा कुछ एंट्री कराया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है कि जो पहले क्या होता था कि जब एक बार आप फेल करें तो दोबारा आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आप उससे जाकर कर सकते हैं। इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। क्यों? क्योंकि नया सर्वर बन रहा है। अब नया सर्वर बन रहा है तो सारा डेटा वहाँ से उठा के इधर करना है। अब काम आता है यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का, मतलब जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया है। अब अप्रेंटिसशिप जहाँ से किया है, उन लोगों का काम था कि साइट पे जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। अब क्या था, आप फेल हो गए हैं 8 में, 9 में या फिर 10 में, अब आपको दोबारा एग्ज़ाम देना है। तो पहले से फैक्ट्री तो जानती है कि हमने पहले से आपका सारा डॉक्यूमेंट इस GOV वाले पे अपलोड कर रखा है, तो इस पे आके उठ के आ जाएगा .org वाले पे, लेकिन आएगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि अपने फैक्ट्री में बात करनी है जहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप किया है, कि सर ऐसा ऐसा कुछ नोटिस आया है, आप लोग उसको पढ़ें और मेरा जो भी डेटा था उस GOV वाले पोर्टल पे, पुराने वाले पोर्टल पे, उसको अपने नए वाले पोर्टल पे
डालेंगे। अच्छा, ये डाला कैसे जाएगा? तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट का ये कार्य है, ये आपका कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट करेगी क्या? सबसे पहले तो लॉगिन करेगी इस नए वाले पोर्टल को। उसके बाद इसमें आएगा डाउनलोड बल्क अपलोड टेम्पलेट्स, जो आपके काम का नहीं, ये फैक्ट्री के काम का है, वही उसी को करना है। वो इसमें जाएगी। आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है 10 पास करने का वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आपका है वो सारा कुछ इसमें अपलोड करेगी। साथ साथ आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, वो सारा फैक्ट्री जो है आपसे लेके रखी है उसको अपलोड करेगी। जैसे ही फैक्ट्री इसको अपलोड कर देगी, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेगी तो आपका एक टेम्प्ररी कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट होगा। ध्यान रखिएगा, टेम्प्ररी कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट होगा, जिसका शुरुआत होगा कैसे, TMP, और बाकी इधर उधर कुछ कुछ 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर लिखे होंगे। ये आपका टेम्प्ररी कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट हो गया। अब बारी आती है आपकी, ध्यान से सुनिएगा, एक भी लाइन स्किप किए तो आपका कुछ छूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है आपकी कि आपको क्या करना होगा। तो आपका अब काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि फिर से आप लॉगिन करेंगे। किसको लॉगिन करेंगे? इसी वेबसाइट को। लॉगिन करने के बाद इसमें आप अंदर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ, जो फैक्ट्री ने भर के आपको दे रखा है। उसको आप चेक करेंगे कि आपका कहीं नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका स्कूल, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सही भरा हुआ है या नहीं। क्योंकि एक बार यदि ये गलती हो जाएगा तो दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। उसको सुधरवाने के लिए आपको DGT को मेल करते करते दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जाना है। तो इसलिए आप लोग संभल के, आपको मौका मिल रहा है तो आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, प्रॉपर उसको जाके चेक करेंगे अपना पूरा डेटा कि सही हुआ है कि नहीं। उसके बाद एक आता है साइन द कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लिकिंग साइन बटन। एक साइन बटन आएगा, ऐसे चेक करके इसमें ऐसे टिपिएगा तो ऐसे चेक हो जाएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा साइन पे तो आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारा सब कुछ ठीक है और मैं यहीं से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ इत्यादि, सारा डॉक्यूमेंट मेरा ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो एक दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होगा। एक मैंने ऊपर बताया था कि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होगा, जिसका लिखावट था TMP से और आगे नंबर था। अब की बार जो जनरेट होगा उसमें CN से लिखा हुआ नंबर आपको मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, CN 01234, इस फॉर्मेट में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट हुआ मिलेगा। यही आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? तो जो लोग AITT 108, AITT 109, AITT 110 में फेल हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लोग दोबारा एग्ज़ाम जिसका छूट गया था और अभी AITT 111 में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए अभी बाद में बताऊंगा उनको क्या करना है। अभी बस ध्यान रखिए, जो लोग फेल हो चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो ये आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट हो गया। अब जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट हो गया, अब क्या होगा कि ये फाइल जो होगा वो चला जाएगा आपके अथॉरिटी के पास, अप्रूविंग अथॉरिटी के पास। अप्रूविंग अथॉरिटी आपको नहीं जानना है कौन है, ठीक है, वो उसके पास चला जाएगा। अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करेगी कि उसको वेरीफाई करने के बाद फिर से उसको मेल करेगी DGT के पास। ये DGT का शायद मेल ID वगैरह वगैरह है, इसको मेल करेगी। आपको समझने की चीज़ नहीं है, ये वो लोग मेल करते रहेंगे। उसके बाद रिमार्क्स या रिकमेंडेशंस बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, क्या अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो क्या रिमार्क्स देगी, इस तरह के फॉर्मेट में होगा। वी हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स, जितना नंबर ऑफ मतलब अप्रेंटिसशिप का दिया जाए। जैसे एक फैक्ट्री मान लो 10 लोग फेल हुए हैं तो 10 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एक साथ जाएगा, तो लिख देगा यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ 10 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर जनरेटेड ऑन विप्रो पोर्टल वगैरह वगैरह, ये सब वो देख लेगा। उसके बाद यहाँ पे साइन करेगा, टेक्नीशियन अपना ऑफिसर मोहर लगाएगा और भेज देगा। भेजने के बाद वो चला जाएगा DGT एडमिन के पास, फिर अप्रूविंग अथॉरिटी के पास आएगा। अब आपको एक चीज़ और चेक करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट एंट्री टू द एस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है। देखिए, जो पुराना जो पोर्टल था ना, जिसके बारे में मैंने बताया कि ORG वाला जो पोर्टल था, उसमें क्या था, ORG वाला नहीं, .gov.in वाला जो पोर्टल था, उसमें आपको किस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ देना था, तो DD MMM और YYYY, इस फॉर्मेट में आपको देना होता था। मतलब यदि आपका 1 जनवरी 2000 डेट ऑफ बर्थ है तो आप कैसे उसमें दे रहे थे पिछले वाले पोर्टल में, तो 01 उसके बाद JAN इस तरह से लिख रहे थे और तब 2001 इस तरह से डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे। लेकिन अब इसमें सुधार कर लिया गया है। क्यों सुधार किया गया इसके बारे में बता दूं, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी छात्रों को लॉगिन करने में। कई बार लोग गच्चा खा जाते थे, उनसे लॉगिन नहीं हो पाता था क्योंकि वो लोग इस फॉर्मेट में डालते नहीं थे। क्योंकि अब जो फॉर्मेट ला गया है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है,
ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। वो फॉर्मेट आपको केवल इसी पोर्टल पर देखने को मिलता था। ये जब नया पोर्टल बन गया तो इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ला दिया गया। ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, DDMMYYYYY। मतलब क्या है कि यदि आपका 1 जनवरी 2000 को डेट ऑफ बर्थ है तो आप ऐसे लिखेंगे 01/01/2000। क्लियर है मामला? इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ का मामला ला दिया गया, पहले जैसा नहीं रह गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको यदि आदत होगा पहले वाला डालने का और इसमें डालिएगा उस तरह से तो फिर गलती हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट में अब डालना होगा, ठीक है? ऑलरेडी वहाँ पर सेलेक्टेड आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी अब डालने में। अब इतना करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो फॉर्मेट कर दिया जाएगा, मतलब फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अप्रूविंग अथॉरिटी को विया मेल, मतलब मेल के माध्यम से। फिर रिमार्क्स आएगा, रिकमेंडेशन बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी। वो क्या कहेगी तो यहाँ पर देगा वी हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स, जितना नंबर ऑफ डिटेल्स मतलब जितना नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म जाएगा बराबर लिख देगी। फिर उसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट से मांग करेगी कि आपके पास जॉइनिंग लेटर वगैरह इस का है कि नहीं वगैरह वगैरह सारा, वो सब अब आपका ज़रूरत नहीं रह जाएगा। वो अब काम हो जाएगा किसका, एस्टेब्लिशमेंट और अप्रूविंग अथॉरिटी का। आपको अब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है तो आपको एग्ज़ाम से पहले जब एडमिट कार्ड निकलने की बारी आ जाएगी उस समय आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करना है कि हमारा एडमिट कार्ड जनरेट हुआ कि नहीं। यदि जनरेट हुआ तो आप हमें मेल कीजिए, ठीक है? इस तरह का सारा कार्य होगा, मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ कि जिन लोगों का एग्ज़ाम छूट गया है वो लोग क्या करेंगे। उन लोगों का फॉर्मेट ऑलरेडी जनरेट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ऑलरेडी जनरेटेड है। उन लोगों का फेल तो हुआ नहीं है, क्योंकि वो लोग फेल तो हुए नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वही रहेगा। उन लोगों का केवल जारी होगा एडमिट कार्ड। क्या होगा? केवल उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, वो लोग एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, इसके पहले आपको एक काम करना है। क्या करना है तो आप लोग अपने एस्टेब्लिशमेंट में फ़ोन करके या फिर आपके आसपास हो एस्टेब्लिशमेंट तो वहाँ जाके आप लोग बात करेंगे। जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होंगे या फिर जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, जो भी होगा वहाँ पे, उससे आप जाके बात करेंगे सर या मैम कि हमारा पिछला एग्ज़ाम छूट गया था, हम किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, या फिर कई लोगों को कोविड हो गया था उसके वजह से नहीं दे पाए थे। तो आप लोग अपना कारण वहाँ पर बताएंगे कि ये हुआ था, अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या करना होगा। वो लोग आपको उचित सलाह और देंगे। वैसे मैं बता दूँ तो डायरेक्ट आप लोगों का एडमिट कार्ड जनरेट होगा और आज आप लोग जाके एग्ज़ाम में बैठेंगे। यदि आपको ये जानकारी सही लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी नई अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा तो आप सबसे पहले देख पाइएगा। धन्यवाद।